एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सोवियत युग के एक विमान की जो आपका अंतरिक्ष में गया, जो इसी हफ्ते पृथ्वी से टकराने वाला है। तो इससे क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, इससे क्या हानि उत्पन्न होगी, क्या इससे ज़्यादा मानव खतरा है, क्या वैज्ञानिकों का कहना है, इन सारे बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सोवियत युग के एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से टकराएगा। हम देखो जो टेक्नोलॉजी है बना रहे हैं कि भाई कि हमें अंतरिक्ष में हमारे जो अंतरिक्ष यान है वो जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम वहां से वापस अगर वो आते हैं अंतरिक्ष यान, तो वो कैसे आएंगे, उनकी कैसे स्पीड को मैनेज किया जा सकता है, क्या महत्वपूर्ण चीजें, इनके बारे में बात नहीं करते हैं हम। ना ही अंतरिक्ष कचरे को समाप्त करने के बारे में बात करें, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि हमारे जो जितने भी भाई हम यान बना रहे हैं, जैसे अभी हम गगनयान का निर्माण कर रहे हैं, अभी भारत जो है पहला मानव युक्त जो मिशन है वो भेजने वाला है, तो हम इस पर काम कर रहे हैं ना। लेकिन मान लीजिए कि हमने अपनी कोई सैटेलाइट वहां पर भेजी है, या फिर हमने अपना कोई यान वहां पर भेजा है, या फिर जैसे तो कोई अंतरिक्ष स्टेशन बना हुआ है वहां पर नासा का। अब अगर इनमें कोई दिक्कत होती है, वो शट डाउन होने वाला है, आपका नासा का जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो अंतरिक्ष में शट डाउन होने वाला है, तो इसके बाद उसका क्या होगा? वो अंतरिक्ष में ही है, मौजूद है, वो अंतरिक्ष कचरा इकट्ठा हो रहा है। अब जैसे कुछ अंतरिक्ष यान होते हैं जो वहां पर जाते हैं और उसके बाद अगर वो टूटते फूटते हैं, जो भी चीजें होती है, तो वो पृथ्वी पर आते हैं, कुछ समय तक वहां रहते हैं, फिर तो वो पृथ्वी पर लौट करके आएंगे, जो भी वहां पर प्रक्रियाएं होंगी उसके द्वारा। तो हमारे पास ये साधन नहीं है कि अगर वो पृथ्वी पर आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो उनकी स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर पाए। ये हमारे जो डेवलपमेंट है वो किया ही नहीं जाता है इनके साथ, अंतरिक्ष यानों के साथ। तो इस पर भी बात की जा रही है। आगे बात करते हैं, सोवियत युग का ये अंतरिक्ष यान है और ये पृथ्वी पर वापस आ सकता है। इसी वीक आने की बात कही जा रही है कि इस सप्ताह पृथ्वी पर वापस ये आ जाएगा। लगभग आप देखोगे तो ये जो अंतरिक्ष यान है इसका एक हिस्सा आधी सदी से अधिक समय तक कक्षा में अटका हुआ था, अब फाइनली यहाँ पर आने वाला है। नासा के अनुसार कॉस्मोस 482 को 1972 में शुक्र मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया था। कौन सा है? कॉस्मोस 482 वीनस मिशन के लिए 1972 में भेजा था। किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। लेकिन ये पृथ्वी की निचली कक्षा से बाहर नहीं निकल पाया, काफी लंबे समय से यहाँ पर वो रहा, 4 टुकड़े भी इसके वहां पर हो गए, लेकिन ये नीचे नहीं आया। नासा के अनुसार इसमें से एक टुकड़ा, जिसे लैडर माना जा रहा है, 10 मई के आसपास हमारे वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेगा तथा कम से कम इसका एक हिस्सा बिना जले अपनी यात्रा के दौरान बचा रह सकता है। जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि भाई हमें इससे रिलेटेड कोई जानकारी भी नहीं है कि ये कहां पुनः प्रवेश करेगा, ये कहां आपका उतरने वाला है, तो इससे रिलेटेड हमें कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन यदि इसका कोई हिस्सा बच भी जाता है तो भी ये ग्रह का 70% भाग समुद्र से घिरा है और इसीलिए इसमें कोई विशेष क्षति होने की संभावना नहीं है। लैडर कैप्सूल का एक मजबूत और गोलाकार वस्तु आपकी होती है जो लगभग 1 मीटर चौड़ी होती है तथा इसका जो वजन है लगभग आधा टन होता है। ठीक है, इसका निर्माण शुक्र के वायुमंडल की अत्यधिक गर्मी और दबाव से बचने के लिए किया गया था, अर्थात इसमें मजबूत तापरोधी कवच और टिकाऊ जो संरचना है वो की गई है इसकी। यही कारण है कि विशेषज्ञ का मानना है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित गति से भी बच सकता है शायद। आगे बात करते हैं, पैराशूट प्रणाली जिसका मूल उद्देश्य शुक्र की ओर लैंडर के उतरने की गति को धीमा करना था, संभवतः अंतरिक्ष में 50 वर्षों से अधिक समय तक रहने के कारण काफी समय पहले ही खराब हो चुका है। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये 50 सालों से ज्यादा का समय हो गया है अंतरिक्ष में मौजूद है, तो हमने जो इसमें पैराशूट टेक्निक डाली थी कि अगर कभी ये वापस पृथ्वी पर आएगा तो उसकी जो गति है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे पैराशूट के माध्यम से और पृथ्वी पर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो फाइनली ये वहां पर खराब हो चुका है, तो कोई पैराशूट टेक्निक भी नहीं है। जमीन पर मौजूद लोगों के लिए खतरा कम माना जा रहा है, लेकिन कैप्सूल के अनुमानित उड़ान पथ के कारण 51.7 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच ये कहीं भी उतर सकता है। ये कहा जा रहा है कि 51.7 डिग्री उत्तरी या फिर दक्षिण अक्षांश के आसपास ही उतरेगा, जिसमें अधिकांश आबादी वाले विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जहां ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है वो इस अक्षांश पर पड़ता है तो वो उनको इफेक्ट करेगा, ये यहां पर कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि ये संभवतः उत्तर में लंदन से लेकर के दक्षिण अमेरिका में के जो दक्षिण सिरे हैं वहां तक ये उतर पाएगा। अनियंत्रित अंतरिक्ष मलबे की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। श्री लेमेंस ने बताया कि मानव निर्मित वस्तुओं का पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश अक्सर होता है। बड़े अंतरिक्ष यानों के लिए ये साप्ताहिक और छोटे अंतरिक्ष यानों के लिए प्रतिदिन होता है। वस्तुएं आमतौर पर धरती पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। चीन का लॉन्ग मार्च
5B बूस्टर 2022 में हिंद महासागर में पुनः प्रवेश कर गया और तियोगोंग 1 अंतरिक्ष स्टेशन 2018 में प्रशांत महासागर में लगभग जल करके नष्ट हो गया था। कॉस्मोस 482 अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर कड़ी नजर रख रही हैं। श्री लेवेंस का कहा कि भविष्य में अंतरिक्ष यान को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे सुरक्षित रूप से अगर कक्षा से बाहर आते भी हैं तो अच्छे से आए और अधिमानता इनको हम पुनः नियंत्रित कर पाएं। इससे लैंडिंग स्थानों के बारे में सटीक पूर्वानुमान भी हम लगा सकते हैं और जिससे मलबे की आबादी वाले जो क्षेत्र हैं अगर उसमें जाता है ये पड़ता है तो उसमें जोखिम भी हम इसको कम कर सकते हैं, जिससे लोग और संपत्तियों की सुरक्षा की जाती है और अंतरिक्ष मलबे के पर्यावरणीय प्रभाव का हम प्रबंधन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इसको लेकर के कही जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।